नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। आज हम लोग उपस्थित हैं झारखंड डीएलएड के फाउंडेशन 3 यानी कि विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श के साथ। तो इसमें जो सवाल पूछे जा सकते हैं इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट, मैंने उन सब को एक ही वीडियो में प्रस्तुत कराने की कोशिश की है। देखिए, पहला सवाल जो है वो विद्यालय संगठन से संबंधित है। जब विद्यालय संगठन अगर पूछा जाए आपको 12 नंबर के लिए, तो इसके प्रारूप को बनाकर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्रारूप कुछ इस प्रकार है कि विद्यालय संगठन का अर्थ और परिभाषा, उसके बाद विद्यालय संगठन के उद्देश्य, विद्यालय संगठन के कार्य एवं क्षेत्र, फिर विद्यालय संगठन की विशेषताएं। देखते हैं बारी बारी से। विद्यालय संगठन का अर्थ एवं परिभाषा। विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। कैसा है? लघु रूप है तथा समाज कई समूहों का एक संगठन है। अतः विद्यालय भी एक संगठन है जिसके अंतर्गत शिक्षक, प्रधानाध्यापक, छात्र छात्राएं, शिक्षकेतर कर्मचारी आदि आते हैं। साथ ही कई भौतिक वस्तुएं जैसे विद्यालय भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यालय आदि भी इसका हिस्सा है। समझ में आ रहा है? विद्यालय संगठन केवल इन सब का समूह ही नहीं अपितु इन सभी तत्वों के मध्य संबंध स्थापित करना भी है। यानी जो लोगों का ऐसा समूह जो इन सब के मध्य संबंध स्थापित करते रहे, उसी को हम विद्यालय संगठन कहेंगे। आर्थर बी मॉलमैन के अनुसार संगठन काम करने की मशीन है जिसके पुर्जों के रूप में व्यक्ति, उपकरण, विचार, प्रतीक, नियम, सिद्धांत स्वतंत्र होकर तथा मिश्रित रूप से कार्य करते हैं, मतलब अलग अलग या मिलजुल कर। टीपी वर्गीज के अनुसार विद्यालय संगठन का प्रमुख आधार उचित वर्गीकरण तथा श्रम का उचित विभाजन है। शिक्षकों का कक्षा के साथ, कक्षा का कमरे के साथ, छात्रों का विषयों के साथ, शिक्षण विधियों के साथ समायोजन होना, उचित समय विभाजन होना आदि ही विद्यालय के संगठित स्वरूप देने में सहायक हैं। तो ये हमने देखा कि विद्यालय संगठन आखिर होता क्या है। अब विद्यालय संगठन के क्या उद्देश्य हैं? तो उद्देश्य इस प्रकार है कि जिम्मेदार व योग्य नागरिकों का निर्माण करना, बच्चों का संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास करना, बच्चों को समाज के साथ समायोजित करना, उनमें निहित प्रतिभा को निखारना, बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करना और बच्चों को सकारात्मक व उद्देश्यपूर्ण शिक्षा देना। ये सब विद्यालय संगठन के उद्देश्य हैं। विद्यालय संगठन के कार्य व क्षेत्र। विद्यालय बच्चों को लोकतांत्रिक समाज की व्यवस्था के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का केंद्र है। अब जैसी समाज होगी वैसी शिक्षा होगी। इसके कार्य व क्षेत्र निम्न है कि विद्यालय पाठ्यचर्या का निर्माण। पाठ्यचर्या के निर्माण समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है ताकि मूल्यों, नियमों, परंपराओं आदि का स्थानांतरण भावी पीढ़ी को उचित माध्यम से हो सके। दूसरा है कार्य विभाजन। विद्यालय एक संगठन है जहां कई लोग होते हैं, अतः उनके मध्य कार्य विभाजन आवश्यक है ताकि यह सुचारू रूप से संचालित हो सके। यथा शिक्षक, शिक्षिकाओं, प्रधानाध्यापक, छात्रों व कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन, सबको कार्य स्थापित किया जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि पढ़ाई के साथ साथ जो क्रियाएं होती हैं। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि शारीरिक विकास भी है, अतः पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेलकूद, नृत्य, गान, नाटक, शैक्षणिक भ्रमण आदि का आयोजन भी आवश्यक है। चौथा है विद्यालय के भौतिक संसाधनों जैसे बेंच, टेबल, कुर्सी, भवन की मरम्मत, कक्षा को देखभाल, प्रयोगशाला की देखभाल आदि करनी चाहिए। पांचवा है विद्यालय की व्यवस्था को संचालित करने के लिए आर्थिक व वित्त व्यवस्था करने में। और छठा है छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों के मध्य मधुर संबंध बनाना। तो ये सब जो था वो विद्यालय संगठन के उद्देश्य हैं, कार्य व क्षेत्र है। अब विद्यालय संगठन की विशेषताएं। बच्चों का सर्वांगीण विकास करना,
समाज की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करना, बालकों में आपस में पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित करना और बच्चों में लोकतांत्रिक भावना का विकास करना, बच्चों की रचनात्मक क्षमता को विकसित करना। तो ये हमने देखा विद्यालय संगठन। एक पेज फिर से वही आ गया है। अब हम लोग देख रहे हैं विद्यालय प्रबंधन। देखिए, विद्यालय संगठन और विद्यालय प्रबंधन कुछ अंतर के साथ मैंने प्रस्तुत किया आपके सामने। विद्यालय प्रबंधन का प्रारूप, फिर प्रबंधन किसे कहते हैं, विद्यालय प्रबंधन की प्रकृति क्या होती है, विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है, फिर परिभाषा और विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत। देखिए, पहले प्रबंधन को समझते हैं। प्रबंधन का अर्थ है व्यवस्थित रूप से कार्य करना। क्या कि इससे कार्य प्रणाली में गति आ जाती है, संसाधनों का मितव्ययतापूर्ण उपयोग होता है, मतलब कि कम बर्बादी होती है तथा उद्देश्यों की पूर्ति सहजता से हो जाती है। विद्यालय प्रबंधन एक ऐसी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका कार्य विद्यालय के मानवीय एवं भौतिक संसाधनों, मानवीय में टीचर लोग आ गए और भौतिक में बिल्डिंग विल्डिंग आ गया, को ऐसी गतिशील संगठन इकाइयों में परिवर्तित करना है जिसके द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रकार से कार्य किया जा सके कि जिनके लिए प्रबंध किया जा रहा है उनमें उच्च नैतिक स्तर बनाए रखते हुए उत्तरदायित्व निभाने की भावना बनी रहे। मतलब अगर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रबंध कर रहे हैं तो बच्चों के अंदर एक नैतिक भावना का भी विकास हो और वो कार्य करने के लिए प्रेरित रहे। अब विद्यालय प्रबंधन की प्रकृति, कला तथा विज्ञान। यह लोगों द्वारा समूहों में मिलकर कार्य करने की कला है तथा विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से किया गया प्रयास है। दूसरा, यह अध्ययन का विषय है। तीसरा, यह संगठित कार्य है। चौथा, इसके द्वारा मानवीय और भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय का मतलब हो गया कि संबंध, सामंजस्य। ये वही है अवधारणा, विद्यालय प्रबंधन एक उसी चीज को है। आगे देखते हैं, परिभाषा पर बात कर लेते हैं। तो हेरोल्ड कीजन के अनुसार विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। क्या है? मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए समन्वय करना है। जेम्स लुंडे के अनुसार विद्यालय प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रयासों को नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। तुमने देखा विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा। इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं कि कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, कर्मचारियों की पारिश्रमिक, समन्वय का सिद्धांत, संप्रेषण का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक विद्यालय और नियोजन का सिद्धांत। हम बारी बारी से देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। कार्य विभाजन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम आवश्यक क्रियाओं का, जो विद्यालय में होने वाली हैं, का पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए और उसके बाद वर्गीकरण होना चाहिए। शिक्षकों, कर्मचारियों को उनकी योग्यता व कुशलता के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए जिससे कार्य उचित समय पर और आवश्यक मात्रा में संपादित हो सके। अगला है कि अधिकार और दायित्व का सिद्धांत। प्रत्येक प्रबंधन का भार आरक्षण करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने का दायित्व सौंपा जाए तो कार्य के सुव्यवस्थित निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार भी दिए जाने चाहिए, क्योंकि जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तो वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता है। अनुशासन का सिद्धांत, विद्यालय में अनुशासन का विशेष महत्व होता है और विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विद्यालय कर्मचारियों में अनुशासन पर बल दिया जाना चाहिए तथा अनुशासन तोड़ने पर दंड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आदेश निर्देश का सिद्धांत, विद्यालय के समस्त आदेश व निर्देश एक ही सर्वोच्च अधिकारी द्वारा दिए जाने चाहिए, 10 ठो हेड नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, विद्यालयी कर्मचारियों का पारिश्रमिक दर तथा वेतन का उचित व संतोषप्रद वितरण होना चाहिए, माने कि सबको बराबर और योग्यता के अनुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिए। समन्वय का सिद्धांत,
भौतिक संसाधनों में विद्यालय, भवन, कक्ष, पुस्तकालय, खेल का मैदान, मानवीय संसाधन में शिक्षक, शिक्षिका, प्रधानाध्यापक, बच्चे, कर्मचारी और इनके मध्य एक सहयोगात्मक विचारधारा वाला समन्वय बने। संप्रेषण का सिद्धांत। संप्रेषण वह क्रिया है जिसमें आदेश, सूचनाएं, विचार, प्रश्न ये सब एक से दूसरे तक पहुंचाई जाती हैं। तो औपचारिक संगठनों में इसका एक निश्चित स्वरूप होता है, मतलब कि संप्रेषण करने का कोई व्यवस्था बना रहे ताकि यहाँ से बात वहां जाते रहे, वहां से बात यहाँ आते रहे। प्रजातांत्रिक विद्यालय प्रबंध का सिद्धांत। हमारा देश भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, अतः यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। कैसी? अब देखिए, हम जिस समाज में रहते हैं ना, शिक्षा भी हमें उसी समाज के अनुरूप मिलती है। तो प्रजातांत्रिक देश है तो प्रजातांत्रिक शिक्षा मिलनी चाहिए, बस यही समझिए। और इसमें शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि सद्भावना, समानता, बंधुत्व, संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, इन सब के बारे में प्रजातांत्रिक शिक्षा में सिखाया जाता है। और नियोजन का सिद्धांत कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत शैक्षिक नियोजन एक गतिशील प्रक्रिया है। देखिए, विद्यालय प्रबंधन ऐसा होना चाहिए जो गतिशील हो, लचीला हो, जिसमें परिवर्तन लाया जा सके, इतने कठोर नियम न रहे कि कभी परिवर्तित ही न हो, इन सब का ध्यान रखना है। तो ये हमने विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय संगठन 2 देखा। अब हम बात करते हैं प्रधानाध्यापक के गुण, अधिकार, कर्तव्य और प्रधानाध्यापक जहाज के कप्तान के समान होता है कैसे। ये 2 प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्न का एक ही जवाब होता है और ये बहुत ही बार लगभग पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको देखते हैं। प्रधानाध्यापक, पहले प्रधानाध्यापक जी की परिभाषा परिचय देख लेंगे, फिर उनका गुण, योग्यता, फिर प्रधानाध्यापक के अधिकार व कर्तव्य, उनके प्रशासनिक कार्य व अधिकार और शैक्षणिक कार्य। शुरू करते हैं। प्रधानाध्यापक जहाज के कप्तान की भांति होता है। जिस तरह किसी योद्धा को सफलतापूर्वक जीतने के लिए एक कुशल सेनापति की आवश्यकता होती है किसी युद्ध को, और उसी प्रकार एक विद्यालय के सुव्यवस्थित संचालन के लिए एक योग्य एवं कर्मठ प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है। प्रधानाध्यापक पर ही विद्यालय का सुसंचालन निर्भर करता है। समस्त संचालन उसकी कुशलता, कलापूर्ण एवं संतुलनात्मक योग्यता पर निर्भर करता है। विद्यालय के संचालन द्वारा वह विद्यालय की प्रत्येक क्रिया पर अपना छाप छोड़ता है। डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी के शब्दों में प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन के मध्य एक कड़ी है। वह प्रशासन में गुंबद का आधार रूपी पत्थर है। ई.पी. कुरबली के अनुसार प्रधानाध्यापक केवल प्रशासक होने के कारण ही नेता नहीं, बल्कि उसके नेतृत्व के प्रधान अंग है तर्क शक्ति, प्रगाढ़ ज्ञान और अदम्य उत्साह। तो देखिए, ये जो हमने देखा कि प्रधानाध्यापक होता क्या। मूल रूप से कहा जाए ना, तो प्रधानाध्यापक घड़ी के प्रधान सुई की तरह है, जो कितना बज रहा है ये बताता है। अगर प्रधानाध्यापक विद्यालय में सही रूप से न संचालन करने वाला हो तो विद्यालय अधर में चला जाएगा। प्रधानाध्यापक के गुण व योग्यता। प्रधानाध्यापक के लिए उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता एवं दृढ़ता तथा नेतृत्व की क्षमता को आवश्यक गुण माना जाता है। प्रधानाध्यापक के गुणों को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। व्यक्तित्व संबंधी गुण, जिसमें उच्च कोटि का चरित्र होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य व व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए, सकारात्मक सोच व आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, नेतृत्व क्षमता प्रभावशाली होनी चाहिए, लोकतंत्रात्मक व सहयोगी भावना होनी चाहिए। प्रशासन संबंधी गुण, भले बुरे की समझ व उचित अनुचित निर्णय लेने की क्षमता लेने वाले कुशल प्रशासन होने चाहिए। सभी कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्रों सुनियोजित व व्यवस्थित करने की योग्यता होनी चाहिए। सभी लोगों से समायोजन करने की शक्ति होनी चाहिए। और व्यवसायिक व कार्यकारी गुण देखते हैं तो विषय संबंधी ज्ञान आवश्यक है। सबसे पहली बात, व्यवसाय का ज्ञान आवश्यक है, मनोवैज्ञानिक ज्ञान आवश्यक है, कुशल वक्ता व श्रोता होना चाहिए, आत्म संयम व आत्मविश्वास होना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए, शिक्षण अधिगम संबंधी प्रणालियों का ज्ञान आवश्यक है।
तो ये हमने देखा कि प्रधानाध्यापक के क्या क्या गुण या विशेषताएं होती हैं। अब प्रधानाध्यापक के अधिकार सह कर्तव्यों की चर्चा करते हैं। यदि सच में कहा जाए तो प्रधानाध्यापक के अधिकार की अपेक्षा कर्तव्यों की संख्या अधिक है, तथा यदि प्रत्येक प्रधानाध्यापक उसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करे तो हमारा राष्ट्र विश्व में सबसे तरक्की करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। इसके प्रशासन संबंधी कर्तव्य एवं अधिकार देखते हैं। विद्यालय के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, क्या क्या विद्यालय में घटा बढ़ा है उसको खोजना और उसकी व्यवस्था करना। विद्यार्थियों के प्रवेश तथा उनके वर्गीकरण को सुनिश्चित करना, समय तालिका का निर्माण करना, कार्यों का विभाजन करना, पाठ्य पुस्तकों का चयन करना, अनुशासन व्यवस्था बनाए रखना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करना, शिक्षकों व कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना, विद्यालयी अभिलेखों की जानकारी रखना, शिक्षक का दायित्व निभाना और शिक्षकों, छात्रों व कर्मचारियों की समस्या का निराकरण करना। इतने सारे उसके व्यवसायिक व प्रशासनिक अधिकार व कर्तव्य होते हैं। शैक्षणिक कार्य देखेंगे तो प्रधानाध्यापक केवल एक प्रशासक ही नहीं, एक शिक्षक भी है, अतः कुछ शैक्षणिक कर्तव्य भी प्रधानाध्यापक को मिले हुए हैं। प्रधानाध्यापक अपने शिक्षण द्वारा अन्य शिक्षकों के सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रधानाध्यापक समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार कक्षा प्रबंध करते हैं, प्रत्येक शिक्षकों व छात्रों की समस्याओं को सुलझाते हैं, सभी शिक्षकों के शैक्षणिक कार्यों का निरीक्षण करते हैं, समय समय पर बच्चों के अधिगम में सुधार हेतु उनके माता पिता से मिलते हैं, वरीय अधिकारियों से मिलते हैं, विद्यालय व समाज के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। तो यह हमने देखा कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक कैसा होना चाहिए, उसके क्या कर्तव्य, कार्य व अधिकार है। अब हम देखने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, इसका बनाते समय हम लिखेंगे परिचय सह अर्थ, फिर सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यकता व उद्देश्य, फिर सर्व शिक्षा अभियान के महत्व, फिर सर्व शिक्षा अभियान के घटक और सर्व शिक्षा अभियान के कार्य। सर्व शिक्षा अभियान, परिचय सह अर्थ। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा, जिसका उद्देश्य देश के प्रारंभिक विद्यालय के ढांचे को सुनिश्चित करना है। यह 2000 या 2001 में केंद्र द्वारा पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ने शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर बच्चे को शिक्षा देना था। इसका लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था। सर्व शिक्षा अभियान का शाब्दिक अर्थ है सभी के लिए शिक्षा। इस अभियान का प्रमुख नारा सब पढ़ें सब बढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यकता व उद्देश्य, प्राथमिक स्तर की शिक्षा के कमजोर होने तथा उच्च वर्गीय लोगों द्वारा निजी संस्थानों में शिक्षा देने के कारण निर्धन वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इन कारणों से सर्व शिक्षा अभियान की आवश्यकता महसूस हुई और इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं कि प्राथमिक स्कूलों के ढांचे में मजबूती बनाना एवं देश के हर बच्चे को प्राथमिक शिक्षा के दायरे में लाना। इसका लक्ष्य वर्ष 2010 तक रखा गया था। यह अफसोसजनक है कि हम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए। वर्ष 2007 तक देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में लैंगिक व सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। 2010 तक भारत में सार्वभौमिक रूप से सर्व शिक्षा अभियान चलाना, जिससे देश के सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके। ये सब इसके उद्देश्य माने गए। सर्व शिक्षा अभियान का महत्व क्या है? तो महत्व इस प्रकार है कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 से शिक्षा का अधिकार को संविधान में सम्मिलित किया गया और इसे अनिवार्य व निःशुल्क अधिकार बना दिया गया। याद रखिएगा। इसी अभियान के माध्यम से देश में प्रत्येक हिस्से में प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तथा प्रत्येक 3 किलोमीटर पर कक्षा 6 से 8 के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली।
विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात निश्चित किया गया, जिसके तहत 1 से 5 में प्रत्येक 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक तथा 150 बच्चों वाले विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक की व्यवस्था हुई। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में प्रत्येक 40 बच्चों पर एक शिक्षक व 200 बच्चों के विद्यालयों में एक प्रधानाध्यापक की बात कही गई है। बात समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं कि शुरुआत में इस योजना के लिए केंद्र द्वारा 700 करोड़ और बाद में 2011-12 में 21,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई। राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई तथा 2010 तक 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क देने की बात कही गई। ये सब इसी के द्वारा के महत्व है सर्व शिक्षा अभियान का। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख घटक की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान के पूर्व चालित कार्यक्रम जो पहले से चले आ रहे थे, ICDS, समेकित बाल विकास कार्यक्रम, आंगनबाड़ी तथा मध्याह्न भोजन, इन सबको सम्मिलित कर लिया गया। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख घटकों का इस प्रकार विवरण है कि BRC, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और CRC, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण केंद्र और शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, टीचर ट्रेनिंग सेंटर, विद्यालय एवं शिक्षकों के लिए अनुदानों की व्यवस्था। और सर्व शिक्षा अभियान के कार्यों की चर्चा करते हैं। तो पहला है बालक बालिकाओं को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना, समाज में लिंग भेद समाप्त कर देना, SC, ST, OBC, बालिका, दिव्यांगों, वंचितों की शिक्षा की व्यवस्था करना और कस्तूरबा गांधी एकलव्य विद्यालय आदि की स्थापना, शिक्षक प्रशिक्षण तथा बाल मनोविज्ञान पर जोर देना। ये सब हमने देखा सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो किया गया था। हम प्रत्येक क्वेश्चन को आपके सामने एक बार पढ़ रहे हैं। यदि स्पीड अधिक हो तो आप इसको बैक करके फिर से देख लें, सुन लें और उसको लिखने का प्रयास करें, तभी यह फायदेमंद होगा। अब विद्यालय की समय सारिणी पढ़ने जा रहे हैं। इसका अर्थ, महत्व एवं निर्माण के सिद्धांत। समय सारिणी का परिचय सह अर्थ, समय सारिणी का महत्व, समय सारिणी निर्माण के सिद्धांत और उसका निष्कर्ष। विद्यालय की समय सारिणी का परिचय सह अर्थ। विद्यालय एक सामाजिक संगठन होता है जो एक संस्था के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अतः इस संस्था के अंतर्गत भौतिक व मानवीय तत्वों का समावेश होता है। भौतिक तत्वों में भवन आते हैं, विद्यालय भवन का परिवेश, पुस्तकालय, कक्षा परिसर तथा मानवीय तत्वों में शिक्षक शिक्षिका, छात्र छात्रा, प्रधानाध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी आते हैं। इन सभी के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए तथा विद्यालय के अधिकतम उद्देश्य की पूर्ति हेतु विद्यालय में समय सारिणी परम आवश्यक है। समझ में आ रहा है? विद्यालय के समस्त कार्यों का सुचारू व सुव्यवस्थित ढंग से संचालन करने में समय सारिणी आवश्यक है। हमने देखा समय सारिणी होती क्या है। अब हम जानते हैं कि समय सारिणी का महत्व क्या है। समय सारिणी इस बात का ज्ञान कराती है कि किस समय कौन सा कार्य करना है। ठीक, समय सारिणी कार्य की पुनरावृत्ति यानी बार बार एक ही काम को करने एवं अराजकता रोकने में सहायक होती है। समय सारिणी द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्य तथा विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान मिलता है। समय सारिणी द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों को अपने निर्धारित समय का बोध होता है। समय सारिणी की रचना में रुकावट को दूर करने तथा मन मस्तिष्क को ताजा रखने के सिद्धांत पर ध्यान दिया जाता है। अतः यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति करती है। समय सारिणी द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को सुविधानुसार समय व स्थान मिल जाता है। समझ रहे हैं बात को? समय सारिणी द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि किसी शिक्षक पर कार्य का अधिक बोझ न पड़े। समय सारिणी सभी कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायता देता है। समय सारिणी अवकाश का सही प्रबंध सिखाता है।
समय सारणी कक्षा के स्तर के आधार पर विषय के क्रम को निर्धारित करता है, माने क्लास के अनुरूप सब्जेक्ट का नंबर बनाता है कि पहले कौन उसके बाद कौन। समय सारणी भौतिक व मानवीय तत्वों के मध्य समन्वय स्थापित करता है। तो ये सब हमने समय सारणी के महत्व को देखा। अब समय सारणी निर्माण के सिद्धांत को देखते हैं। समय सारणी का निर्माण करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप जो मन करेगा उस सब्जेक्ट को जब मन करेगा तब रख देंगे, तो इससे अच्छी समय सारणी का निर्माण नहीं हो पाएगा। पहले छात्र के हितों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला नंबर है रुचि का सिद्धांत। समय सारणी का निर्माण करते समय बालकों की रुचि की व योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। दूसरा है विषय का ध्यान। समय सारणी में विषयों का क्रम बच्चों की मन स्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जैसे कि कभी भी सारणी में अंतिम घंटे में गणित जैसे कोई महत्वपूर्ण विषय को नहीं रखा जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसका शिक्षण प्रभावी नहीं हो पाता है। बच्चे लोग होते हैं सो छुट्टी में भागने के लिए खोजते हैं, और समय घंटों की अवधि पर ध्यान देना चाहिए। समय सारणी में किसी भी विषय की अवधि इतनी अधिक न हो कि बच्चे कक्षा में बोरियत महसूस करने लगे। डी है पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान मिले। पाठ्य सहगामी क्रियाओं जैसे व्यायाम, खेलकूद, गीत संगीत आदि को समय सारणी में शामिल करने से कक्षा का शिक्षण अधिक प्रभावी हो जाता है। शिक्षिका शिक्षकों के हितों का ध्यान। समय सारणी के निर्माण में इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि किसी शिक्षक को लगातार कार्य का भार ना तो अधिक मिले ना कम। शिक्षकों की शारीरिक व मानसिक स्थिति को भी निर्माण में ध्यान देना चाहिए। शिक्षकों की रुचि व योग्यता का भी ध्यान देना चाहिए, और सभी शिक्षकों का समान भार मिले। इसके अतिरिक्त विद्यालय की सामग्री एवं शिक्षा विभाग का भी ध्यान रखना चाहिए। अंत में हम निष्कर्ष पर चर्चा कर लेते हैं। उपरोक्त बातों के आधार पर यह कह सकते हैं कि विद्यालय के समय का यदि असंगत ढंग से विभाजन किया जाए तो विद्यालय के समस्त कार्य में अराजकता और अव्यवस्था फैल जाएगी तथा एक ही कार्य को अनेक बार पुनरावृत्ति होने की संभावना रहेगी। अतः विद्यालय को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विद्यालय में एक उचित समय सारणी की व्यवस्था होना आवश्यक है। तो क्या देखा हमने? विद्यालय की समय सारणी। अब हम आगे देखते हैं विद्यालय के प्रमुख अभिलेख, उनके महत्व, रखरखाव एवं उपयोग। इसका प्रारूप बनाते हैं। अभिलेख, परिचय एवं अर्थ, अभिलेखों का महत्व, अभिलेखों के उद्देश्य, अभिलेखों के प्रकार, प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों का रखरखाव कैसे करना चाहिए। पहले अभिलेखों का परिचय व अर्थ। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले उसकी योजना बनाई जाती है, फिर योग्य व्यक्तियों को उसी योजना को शुरू करने के लिए नियुक्त करके कार्य की प्रक्रिया को निश्चित किया जाता है। लोगों को कार्य बांट दिया जाता है करने के लिए। योजना के कार्य को शुरू करने के पश्चात कुछ कठिनाइयों एवं कुछ समस्याएं भी आती हैं, उनको साथ साथ सुलझाने की आवश्यकता भी होती है। कार्य समाप्ति के बाद परिणामों का विश्लेषण भी किया जाता है। सभी प्रक्रिया के बाद इसे लिखित रूप में रखना चाहिए। मतलब आप कोई कार्य को करने के लिए पहले योजना बनाएंगे, फिर लोगों को काम देंगे, फिर कार्य होगा, फिर उसका रिजल्ट को आप निरीक्षण करेंगे, फिर उनको सहेज करके रख लेंगे लिखित रूप में। विद्यालय समाज द्वारा स्थापित एक संस्था है, अतः इससे संबंधित प्रत्येक जानकारी को लिखित रूप में रखा जाना चाहिए कि कौन बच्चा कब आया, कब किसको क्या मिला है। रजिस्टर वह पुस्तक है जिसमें अभिलेख की सूची को नियमित व विधिवत रूप से अंकित किया जाता है। तो हमने जाना कि विद्यालय अभिलेख होते क्या है, रजिस्टर क्या होता है। अब हम अभिलेख व रजिस्टर के महत्व को देखते हैं। शारीरिक व मानसिक शिक्षा की प्रगति बालक में कैसी हो रही है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से होती है। इससे विद्यालय में बालकों की योजना, प्रवृत्ति, कार्य
एवं शारीरिक क्रियाओं की प्रगति का पता चलता है। ठीक है, शारीरिक शिक्षक की कार्यक्षमता, ईमानदारी एवं उत्तरदायित्व का पता चलता है। प्रधानाचार्य की निपुणता की जानकारी अभिलेख एवं रजिस्टर से होती है। विद्यालय की गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है। भावी विकास में आधारशिला का कार्य करता है। विद्यालयी प्रशासन के लिए लाभकारी है। सरकारें अभिलेखों के आधार पर ही विद्यालयों को अनुदान प्रदान करती है। सबसे बड़ी बात, अभिलेखों व रजिस्टरों के उद्देश्य शिक्षक एवं विद्यार्थी के संबंध में आवश्यक सूचनाएं प्रदान करके शिक्षण में सुधार करना, यह है अभिलेख व रजिस्टर का पहला उद्देश्य। शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना, शैक्षिक अधिकारियों को विद्यालय संबंधी सूचनाएं प्रदान करने के लिए आधार तैयार करना, शैक्षिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करना। उसके बाद एक ही बार लिखते हैं। उसके बाद अनुसंधान के कार्यों के लिए सामग्री प्रदान करना, विद्यार्थियों के वर्गीकरण, प्रगति एवं व्यवस्थापन में सहायता देना, संचालकों एवं प्रधानाचार्यों को योजनाएं बनाने में सहायता देना। इनको आप नंबर वाइज भी कर सकते हैं, मैंने नंबर नहीं दिया है यहाँ पर। जानते हैं, यदि आप अभिलेख को निर्माण करना अच्छे से नहीं सीख पाते हैं तो आपको बहुत कठिनाई आती है। टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान मुझे भी एक ऐसी कठिनाई आई थी, कभी वर्णन करूंगा उसका। विद्यालय अभिलेखों के प्रकार, इनमें प्रकार हैं, पहला सामान्य अभिलेख, विद्यालय कैलेंडर, लॉग बुक, सर्विस बुक, आगंतुकों की विवरण पुस्तिका, अवकाश रजिस्टर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का रजिस्टर, ये सब हो गया सामान्य अभिलेख। दूसरा है शैक्षिक, इसमें है छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर, समय तालिका सारणी, छात्रों की प्रगति का रिपोर्ट, दंड संबंधी रजिस्टर, प्रवेश नामांकन रजिस्टर और स्थानांतरण सर्टिफिकेट यानी टीसी सर्टिफिकेट रजिस्टर, ये सब हो गए। और उसके बाद वित्तीय रजिस्टर की बात करें तो फीस रजिस्टर, बिल रजिस्टर, दान बुक, कैश बुक, वेतन संबंधी रजिस्टर, जनरल लेजर, प्रोविडेंट फंड रजिस्टर। तो इतने सारे रजिस्टर होते हैं। इसके अलावा पत्राचार का रजिस्टर, एक विभाग से दूसरा विभाग को जो भेजा गया तो उसकी जानकारी, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन व छात्रों की उपलब्धियों का रजिस्टर कि किसने क्या क्या जीता है। प्रमुख विद्यालयी अभिलेखों का रखरखाव, यह सबसे महत्वपूर्ण है। इन विद्यालयी अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के नियमावलियों को सुरक्षित रखा जाता है जो कि विद्यालय प्रशासन में सहायक होती हैं। इन अभिलेखों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाना चाहिए जहां ताले बंद करने की सुविधा हो। अभिलेखों में दर्ज करने से पहले बातों की सत्यता को जांच लेना चाहिए। विद्यालय के अभिलेख के बाहरी आवरण पर निम्न बातें स्पष्ट रूप से अंकित हो, जैसे विद्यालय का नाम, अभिलेख का नाम, अभिलेख का विषय, पृष्ठ संख्या विवरण, अभिलेख या पंजिका प्रारंभ करने का दिन, वर्ष। अभिलेखों में कोई पृष्ठ न तो फाड़ा जाए और न ही नया पृष्ठ कोई जोड़ा जाए, ध्यान देना है। तो ये हमने विद्यालय के प्रमुख अभिलेखों को देखा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा क्वेश्चन इस विषय में इंपॉर्टेंट बनता है, तो वह है आदर्श शिक्षक। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को तो परीक्षा नहीं भी ऐसे उद्देश्य से सभी शिक्षक प्रशिक्षुओं को जानना चाहिए, क्योंकि याद रखिए आपका कार्य ही है शिक्षक बनने जा रहे हैं आप। तो इसका उत्तर बनाने में मैंने प्रारूप, फिर जीवन में शिक्षक का महत्व, आदर्श शिक्षक के गुण, निष्कर्ष। शुरू करते हैं। शिक्षक का परिचय। देखिए, इसका परिचय मैंने अपने से लिखा है, किताब की भाषा का प्रयोग कम किया यहाँ पर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात
गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, गुरु ही पर ब्रह्म है। मैं उन गुरु अर्थात शिक्षक को नमन करता हूँ। इसके अतिरिक्त हिंदी का यह दोहा गुरु यानी शिक्षक का महत्व बताता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तथा मैं किसे प्रणाम करूं। धन्य है मेरे गुरुदेव जिन्होंने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। इन बातों से यह साफ पता चलता है कि जीवन में गुरु अर्थात शिक्षक का कितना बड़ा महत्व है। आगे देखते हैं कि एक आदर्श एवं एक सफल शिक्षक उत्तम और श्रेष्ठ गुणों से परिपूर्ण होता है। शिक्षकों को अपने समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। कैसा? सही सदुपयोग करना चाहिए। जो शिक्षक समय का पालन करता है और योजना बनाकर विषयानुसार ज्ञान प्रदान करता है वही सही गुरु कहलाता है। समय बड़ा बलवान होता है। संसार में सब कुछ खो जाने के बाद लौटाया जा सकता है परंतु समय नहीं। शिक्षक को समय का पालन करना चाहिए। समय अनुसार अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले की प्रशंसा की जाती है। अगर विद्यार्थी के जीवन का एक भी क्षण व्यर्थ में बीत जाए तो जीवन पर्यंत पछताना पड़ता है। समझे? यानी कि टीचर को टाइम के लिए पंक्चुअल होना चाहिए। जीवन में शिक्षक का महत्व। हुमायूं कबीर जी का कथन है कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं। देखिए, ये कथन है उनका कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं। यह कथन प्रत्येक रूप से सत्य प्रतीत होता है परंतु अब इस बात पर अधिक बल देने की आवश्यकता है कि शिक्षक ही शिक्षा के पुनर्निर्माण की कुंजी है। मतलब शिक्षा को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यह शिक्षक वर्ग की योग्यता ही है जो कि निर्णायक है। मतलब शिक्षक वर्ग ही है जो कि ऐसा डिसीजन लेने के लिए सक्षम बनाता है बच्चों को जो परफेक्ट हो। डॉक्टर रोली द्विवेदी के अनुसार ईश्वर के पश्चात शिक्षक का ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ईश्वर व्यक्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता है और शिक्षक उसमें ज्ञान की प्रतिष्ठा करता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व शिक्षक, उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और उसकी स्थिति जो वह विद्यालय तथा समाज में ग्रहण करता है। विद्यालय की प्रतिष्ठा और समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निसंदेह रूप से उन शिक्षकों पर निर्भर है जो कि उस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं। यानी विद्यालय और समाज का जो भी स्थिति रहता है, व्यक्ति जो बन पाता है उसके ऊपर शिक्षक का जरूर प्रभाव पड़ता है। सफल व आदर्श शिक्षक के गुण। सफल या आदर्श शिक्षक मनुष्य को राष्ट्र के सेवा में योगदान हेतु सफल नागरिक बनाने में सहायक होते हैं। एक आदर्श शिक्षक में सफल शिक्षण के साथ कई अन्य गुण भी होने चाहिए जैसे उचित रूप से कार्य करने की क्षमता, सहनशीलता, आत्मनिर्भरता, सहायक आदि। ऐसे गुण न तो प्रत्येक शिक्षक में सामान्यतः मिलते हैं न ही शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति का कार्य है। सही बात है, शिक्षक बनना सबका कार्य नहीं है। वस्तुतः यह कार्य वह व्यक्ति कर सकता है जिसमें कुछ शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक व संवेगात्मक गुण हैं। शिक्षण जगत की एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क का मस्तिष्क के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। इस संबंध में समय समय पर अनेक शोध हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डॉक्टर F.L. क्लैप ने सन 1913 में एक अध्ययन किया जिसके आधार पर उन्होंने एक अच्छे शिक्षक में व्यक्तित्व में निम्नलिखित 10 गुणों का उल्लेख किया। F.L. क्लैप ने क्या बताया 1913 में कि शिक्षक में 10 गुण होने चाहिए। संबोधन, वैयक्तिक आकृति, आशावादिता, संयम, उत्साह,
मानसिक निष्पक्षता, शुभ चिंतन, सहानुभूति, जीवन शक्ति, विद्वता, इतने सारे गुण वो बताए हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको एक एक लाइन मेरा नोट का याद कर लेना है। आप सुनिए 2 से 3 बार, रिकॉल करिए और समझ करके उसको खुद से लिखने का प्रयास करिए। कम समय बचा हुआ है तो यह उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिन्होंने अब तक एक भी नोट नहीं तैयार किया है। शिक्षक के प्रमुख गुणों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला है वैयक्तिक गुण, कि एक सफल शिक्षक तभी आदर्श शिक्षण दे पाता है जब वह स्वास्थ्यवर्धक जीवन की शैली व्यतीत करे। उसका जीवन शैली स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक अपने संवेगों पर हमेशा नियंत्रण रखता है। एक सफल शिक्षक एक कुशल सामाजिक व्यक्ति भी होता है। एक आदर्श शिक्षक दृढ़ संकल्पशील व चरित्रवान होता है। एक सफल शिक्षक कुशल नेतृत्व क्षमता भी रखता है। एक कुशल शिक्षक का व्यवहार मित्रता पूर्ण होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक सदैव आशावादी दृष्टिकोण रखता है। अब इसके व्यवसायिक गुणों की चर्चा करें तो एक आदर्श शिक्षक को उसके विषय का पूरा ज्ञान होता है। एक सफल व आदर्श शिक्षक पूर्ण रूपेण प्रशिक्षित होता है। एक आदर्श शिक्षक अपने शिक्षण के प्रति कर्तव्य परायण होता है। एक सफल व आदर्श शिक्षक कुशल मनोविज्ञान का ज्ञान भी रखता है और एक आदर्श शिक्षक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि रखता है। एक आदर्श शिक्षक निरंतर अध्ययनशील होता है। टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। अगर निष्कर्ष की बात करें तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आदर्श शिक्षक का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है तथा बिना इसकी सहायता के कोई भी व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अतः प्रत्येक शिक्षक को सफल होने के लिए इन गुणों का पालन करना चाहिए। अब हम देख लेते हैं निर्देशन एवं परामर्श। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका निर्देशन का अर्थ परिभाषा, परामर्श का अर्थ परिभाषा, निर्देशन की विशेषताएं महत्व, परामर्श की विशेषताएं महत्व, निर्देशन की प्रकृति व क्षेत्र, परामर्श की प्रकृति व क्षेत्र, फिर निर्देशन एवं परामर्श में अंतर। ठीक है, देखते हैं बारी बारी से। निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने का उपाय बताया जाता है। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने का उपाय बताया जाता है। निर्देशन किसी भी समस्या का समाधान स्वयं नहीं करती है, बल्कि ऐसी विधियां बताती है जिनका प्रयोग करके व्यक्ति समस्या का समाधान कर सकता है। जॉन के अनुसार व्यक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो आप चुन रहे हैं सही है या गलत है उसको एडजस्टमेंट करना, उसको समझने का योग्यता जो है ना, हेल्प जो है देना, यही निर्देशन है। स्कीनर के अनुसार निर्देशन नवयुवकों को स्वयं से, अपनों से एवं दूसरों से सामंजस्य स्थापित करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। अब परामर्श का अर्थ व परिभाषा देख लेते हैं। परामर्श का अर्थ है सलाह। यह अंग्रेजी भाषा के काउंसलिंग शब्द का हिंदी रूपांतर है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्श प्रार्थी अपने से अधिक अनुभवी, योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति के पास जाकर पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क आदि करता है। तत्पश्चात प्रार्थी की समस्या का समाधान होता है। तो मतलब अब अगर कहें तो परामर्श एक विधि है, परामर्श एक विधि है और निर्देशन एक क्रिया है, प्रक्रिया, और परामर्श उस प्रक्रिया को पूरी करने की विधि है। विली एंड एंड्रू के अनुसार परामर्श पारंपरिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। निर्देशन की विशेषता एवं महत्व की बात करें तो यह एक विकास की प्रक्रिया है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह बहुपक्षीय प्रक्रिया है।
यह वातावरण से उचित समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। आगे देखें, निर्देशन व्यक्ति को अधिकतम संभावनाओं से परिचित कराता है। क्या है? निर्देशन व्यक्ति को अधिकतम भावनाओं से परिचित कराता है। तो हम निर्देशन के विशेषता महत्व देख लिए। अब परामर्श की विशेषता महत्व का बात करते हैं। पहला नंबर है कि परामर्श सहायता प्रदान करने वाला संबंध होता है। परामर्श तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक दो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में ना आ जाए, और इसमें परामर्श आत्म स्वायत्तता के स्तर तक पहुंचने में सहायता करता है। आत्म स्वायत्तता यानी कि आप अपने आप को पहचानना शुरू करें। परामर्श का संचालन सांवेगिक स्तर पे होता है, क्योंकि यह मानसिक प्रक्रिया है, इसीलिए सांवेगिक स्तर पर कार्य करती है। व्यक्ति को उसकी सफलता के महत्व से अवगत कराने में सहायक होती है। व्यक्ति को अपनों से, दूसरों से व समाज से समायोजन में सहायक होती है। निर्देशन की प्रकृति व क्षेत्र की बात करते हैं। निर्देशन विशेष प्रकार की सहायता देने की प्रक्रिया है, जिससे व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सके। निर्देशन शैक्षिक पाठ्यक्रम, व्यवसाय व खेल का क्षेत्र चयन करने में सहायता देती है। निर्देशन व्यक्ति का भावी जीवन की तैयारी करने की अनवरत क्रिया है, उसको आगे के जीवन की तैयारी करने में मदद करती है। सफल निर्देशन एक उच्च स्तरीय कला है, सबके बस की बात नहीं है। निर्देशन का मतलब आत्म पथ प्रदर्शन है। यह सतत यानी कि हमेशा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक सहायता की प्रक्रिया है। अधिकतम इसको कहा जाए तो यह सामूहिक है। परामर्श की बात करें तो प्रकृति एवं क्षेत्र को देखते हैं परामर्श के। तो परामर्श मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं: औपचारिक, अनौपचारिक व व्यावसायिक। हम अनौपचारिक परामर्श को देखते हैं तो यह परामर्श घर में, दोस्तों के बीच, कहीं पर भी, किसी के भी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। औपचारिक की बात करें तो यह सामान्य परामर्श डॉक्टरों, वकीलों या अपने अध्यापकों से लिया जाता है। व्यावसायिक परामर्श के अंतर्गत इसमें पूर्ण रूप से प्रशिक्षित व्यावसायिक व्यक्ति परामर्श प्रदान करता है। अब जेपी अग्रवाल जी के शब्दों में देखें तो परामर्श का उद्देश्य है छात्रों को उसकी विशिष्ट योग्यताओं को विकसित करने में सहायता देना। विद्यालय में इस परामर्श और निर्देशन की क्या आवश्यकता है? पहला है छात्र छात्राओं को अग्रिम शिक्षा का निर्णय लेने तथा प्रवेश के लिए उपयुक्त विद्यालय के चयन में आवश्यक। दूसरा है विद्यालय में पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं के चयन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान में सहायक। मतलब जो हम सिलेबस तैयार कर रहे हैं उसमें अगर प्रॉब्लम होता है तो देखिए, हाँ ये हो गया। विद्यार्थी को अधिक परिपक्व और अधिक क्रियाशील बनाने में सहायक। चौथा है विद्यार्थी को उसकी योग्यताओं व क्षमताओं का ज्ञान कराने तथा उनका उचित मार्गदर्शन करने में सहायक। पांचवा है विद्यार्थी को भावी जीवन की तैयारी करने व समाज के क्षेत्रों में समायोजन करने में सहायक। इतनी सारी आवश्यकताएं हैं या महत्व मिला जुला करके कह दिया जाए तो। अब हम इनके मध्य अंतर को देख लेते हैं। एक तरफ निर्देशन, एक तरफ परामर्श। पहले निर्देशन को देखते हैं कि यह एक व्यापक अर्थ की ओर संकेत करता है, तो परामर्श का क्षेत्र संकीर्ण है, यह निर्देशन का ही एक अंग है। निर्देशन व्यक्ति को उसकी योग्यता व क्षमता को समझने में सहायता करता है, तो परामर्श व्यक्ति को उसकी योग्यता के बारे में समझ दिलाने की एक विधि है। निर्देशन सामूहिक स्तर पर प्रदान किया जाता है, तो परामर्श व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाता है। चौथा, निर्देशन में प्रार्थी व दाता एक दूसरे के संपर्क में मिले ये जरूरी नहीं, पर परामर्श दाता व प्राप्तकर्ता एक दूसरे के संपर्क में ही आते हैं तब होता है कार्य। निर्देशन विशिष्ट सेवाओं की संगठित श्रृंखला है और परामर्श निर्देशन की संगठित श्रृंखला की एक सेवा है। ठीक है, परामर्श निर्देशन का ही एक अंग है। तो ये हमने जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको इस साल के लिए इम्पोर्टेंट मुझे नजर आए, मैंने आपको एक वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बालिका शिक्षा से संबंधित भी वीडियो का लिंक दे दिया है मैंने।
उसका पीडीएफ भी वहां पर मौजूद रहेगा। अब हम लोग शॉर्ट नोट्स में जो पूछे जाते रहते हैं सवाल, यहाँ शॉर्ट नोट्स के लिए भी आता है। तो शॉर्ट नोट्स के लिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको एक बार कवर करने का प्रयास कर रहा हूं। NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके बारे में शॉर्ट नोट में कैसे लिख सकते हैं आप कि भारत सरकार द्वारा स्थापित यह संस्थान है जो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह परिषद भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी नीतियों पर कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय को विशेषकर स्कूली शिक्षा के संबंध में सलाह देना और नीति निर्णय में सहायता करने का है। इसके अतिरिक्त NCERT के अन्य कार्य हैं शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र में शोध कार्य को सहयोग और प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा में प्रशिक्षण को सहयोग देना, स्कूलों में शिक्षा पद्धति में लाए गए बदलाव और विकास को लागू करना, राज्य सरकारों और अन्य शैक्षणिक संगठन को स्कूली शिक्षा संबंधी सलाह आदि देना और अपने कार्य हेतु प्रकाशन सामग्री और अन्य वस्तुओं के प्रचार की दिशा में कार्य करना। इसी प्रकार भारत में शिक्षा से जुड़े लगभग प्रत्येक कार्य में NCERT की उपस्थिति किसी न किसी रूप में रहती है। तो मतलब NCERT जो है ना, शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो राज्य सरकार केंद्र सरकार को शिक्षा संबंधी सलाह भी देती है और शिक्षा संबंधी नियम भी निर्माण करती है। कई अन्य शैक्षणिक संस्थान NCERT के सहयोगी तौर पर कार्य करते हैं। इनमें है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान मैसूर, उत्तर पूर्वी शिक्षा संस्थान शिलोंग, ये सब। इनके अलावा महिला शिक्षा विभाग, द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज, जो महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है, इस दिशा में यह संस्था नीतिगत बदलाव और सलाह का आदान प्रदान करता है। यह विभाग भी केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में गत 2 दशक से कार्य कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। इनके अलावा कई गैर सरकारी संस्थान भी NCERT के साथ मिलकर शिक्षा की दिशा में सुदूर भागों में कार्यरत हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कई काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। NCERT के वर्तमान निदेशक शिक्षाविद प्रोफेसर, देखिए फरवरी 2022 से बदल गए हैं, पहले थे ऋषिकेश सेनापति, अभी हैं आपको चल रहे दिनेश प्रसाद सकलानी, फरवरी 2022 से इस पद पर कार्यरत हैं। उनके कार्यकाल में अब तक NCERT ने प्राथमिक, माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में व्यापक सुधार लाए जाने हेतु परिवर्तन किए हैं। देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन, मतलब कि टीचर ट्रेनिंग, और चूंकि विद्यालयों में के लिए तैयार की गई नीतियां शिक्षकों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं, इसीलिए उनकी आवश्यकताओं को ठीक से ध्यान में रखना चाहिए। NCERT सेवा पूर्व और सेवाकालीन दोनों प्रकार के शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के निर्माण की ओर आयोजन का कार्य करती है। अध्यापक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम और क्रियाकलाप मुख्य रूप से अनुसंधान सामग्री के विकास और अध्यापकों और अध्यापक प्रशिक्षकों की क्षमता का निर्माण, शिक्षक शिक्षा की केंद्र प्रायोजित संस्थाओं जैसे डाइट, NCERT, CTE और IASE को अकादमिक सहायता देने, शिक्षक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा में नवाचारों और प्रयोगों को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों को विस्तार से आयोजित करने पर केंद्रित होते हैं।
मतलब कुल मिला के कहा जाए तो टीचर ट्रेनिंग और एजुकेशन पॉलिसी, इन सब में इनका बहुत बड़ा योगदान है। विभाग के मुख्य कार्य इस प्रकार है, अगर एनसीईआरटी के कार्य को आप लिखेंगे तो शिक्षक शिक्षा में नीतिगत और सलाहकारी भूमिका निभाना, और शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं को तैयार करना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं को ये तैयार करती है। कार्यान्वित करने और उनके मूल्यांकन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है, और राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों की सरकारों को तकनीकी सहायता देना। अध्यापक शिक्षा और शिक्षण शास्त्र के क्षेत्र में चिंतन निधि के रूप में कार्य करना, जिसमें भिन्न भिन्न स्तरों पर संचालित किए जा रहे सेवा पूर्व शिक्षक और शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों की समीक्षा, नवीकरण और शिक्षकों की सेवाकालीन शिक्षा, सतत शिक्षा और आजीवन शिक्षा के मॉडलों के निर्माण में शामिल होते हैं सब। आगे देख लेते हैं लास्ट में कि एनसीईआरटी एसआईई संस्थाओं को राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों और प्रयोगों को बढ़ावा देना, शिक्षा की सुविधाओं और उभरती हुई सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए भिन्न भिन्न स्तरों पर शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए विभिन्न अवधियों के सेवाकालीन और सतत शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करना, शिक्षक शिक्षा के भिन्न भिन्न मुद्दों जैसे सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम, सेवाकालीन प्रशिक्षण की डिजाइन और सेवा पूर्व प्रशिक्षण के आधारभूत घटक, अभ्यासार्थ शिक्षण और शिक्षण शास्त्र आदि पर नीतिगत अनुसंधान अध्ययन, अंतर विषयक अनुसंधान, मूल्यांकनात्मक और तुलनात्मक अभियान चलाना, और एनसीएफ 2005 और एनसीएफटीई 2009 के आलोक में ऐसी सामग्री विकसित करना जिसमें अध्यापन अधिगम, शिक्षण शास्त्र और शिक्षक प्रशिक्षक की नई नई पद्धतियों को उजागर किया गया है। देखिए, चूंकि एनसीईआरटी एक महत्वपूर्ण संस्था है, इसीलिए इसके संबंध में जो भी बात इम्पोर्टेंट है वो किताब में दी गई है। मैंने यहाँ सारी बातों को एक बार आपके सामने पढ़ा ताकि धीरे धीरे आपको समझ में आए। इसको आपको जरूर बना करके लिखना चाहिए अपने कॉपी में, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम आगे बात करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था है डाइट, DIET, डाइट, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद और विकेंद्रीकरण को अपनाने के क्रम में प्रत्येक जिले से उस जिले विशेष की प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षक संस्थान बनाए गए, और शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, CTE, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन तथा उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों, IASE, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज को माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए बनाया गया। यानी दो तरह का डिपार्टमेंट बनाया गया, एक टीचर ट्रेनिंग और एक उच्चतर शिक्षा संस्थान। इन डाइट्स को आकलन और मूल्यांकन की एक व्यवस्था का विकास भी करना था। क्या? आकलन और मूल्यांकन, यानी कि कहा जाए अब नंबर भी देना और उसका गुणवत्ता का भी जांच करना। इन्हें ऐसे तकनीक और दिशा निर्देश भी तैयार करने थे जिससे कि नियमित और संपूरक रूप से शिक्षार्थियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके अलावा इससे यह भी अपेक्षित था कि यह स्कूलों की मदद करेंगे ताकि वे परीक्षक प्रश्नों के बैंक, रेटिंग स्केल, अवलोकन, तालिका, निदानात्मक परीक्षण, प्रतिभा पहचान कार्यक्रम की प्रक्रिया इत्यादि को तैयार कर सकें, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए अंतः सेवा कार्यशालाओं का आयोजन भी कर सकें। ठीक है,
कुल मिलाकर के हम देखते हैं डाइट के बहुत सारे कार्य बैठाए गए थे। BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक संसाधन केंद्र। प्रत्येक ब्लॉक में मुख्यतः 100 से 300 तक प्राथमिक विद्यालय होते हैं और लगभग 50 से 100 मिडिल स्कूल होते हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्र की परिकल्पना प्राथमिक मिडिल स्कूल स्तर तक शिक्षक की क्षमता के विस्तार के लिए की गई थी कि जाना है, पहचानना है कितने टीचर हैं, क्या आवश्यकता है। लेकिन यह भी केवल आंकड़ों को इकट्ठा करने वाली तथा प्रशासनिक इकाई बनकर रह गई। बजाय यह एक एकाडमिक इकाई होने के एक समूह के रूप में उनके अनुभवों को सक्रिय तौर पर आपस में बांटा जाना चाहिए। विद्यालयी शिक्षकों के जमीनी अनुभवों को सामने रखकर CRC और BRC के कर्मचारी कभी कभार ही विद्यालयों का दौरा कर उनको अकादमिक सहयोग प्रदान करा पाते हैं। वे शक्ति और सत्ता के मद में अक्सर विद्यालय निरीक्षक और मूल्यांकनकर्ता की भूमिका निभाते हैं। कभी कभी पहुंच जाते हैं और लगते हैं सबको झाड़ने सुनाने, न कि एक अवलोकनकर्ता और सहयोगी की। उन्हें ऐसा होना चाहिए कि वे अवधारणात्मक समझ दे सकें। जिला स्तर पर भी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला शिक्षा अधिकारी और DPEP के जरिए ये तमाम अनुभव नीतिगत पहलों और बदलावों में दिखने चाहिए। हम CRC की बात कर लेते हैं। तो CRC में है आपको कि क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, यानी कि क्लस्टर संसाधन केंद्र। शिक्षकों के समूह को इस तरह से अवसर देता है यह ताकि वे नियमित आधार पर आपस में मिलें और अकादमिक मुद्दों पर चर्चा करें। टीचर के ग्रुप को आपस में मिलने में हेल्पफुल है। ये शिक्षक संसाधन केंद्र देश भर में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई स्तरों पर मूर्त रूप से साकार किए जा रहे हैं। इनकी संरचनाओं, स्टाफ रखने के तरीकों और कामकाज में कई विभिन्नताएं हैं और कुछ राज्यों में इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? क्लस्टर समन्वयक या उस व्यक्ति के द्वारा जो किसी विषय में प्रशिक्षित कर सकता है या हो सकता है। वहां पर अपने आप में कोई केंद्र नहीं होता। दरअसल व्यवहार में यह देखा जाता है कि ये केंद्र प्रशासकीय संरचना के ही एक निम्न अंग होते हैं जो विद्यालय को थोड़ा बहुत या फिर कुछ भी सहायता नहीं देते। क्लस्टर संसाधन केंद्र में लोग विद्यालय शिक्षकों से सपोर्ट, आंकड़े इत्यादि जमा करने का काम कराते हैं तथा सूचना को जिला स्तर तक पहुंचाते हैं। केवल कुछ क्षेत्रों को छोड़कर ऐसा हर जगह होता है कि आपको वहां जमा हुए हैं लोग तो उन लोग केवल संसाधन ही नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि आंकड़ा ही नहीं एकत्र करेंगे, आपको तरीका ही बताएंगे कि कैसे सुधार किया जाए। ICDS देखिए, ये BRC CRC का मुख्य उद्देश्य हो गया ना कि विद्यालयों के अंदर जो भी आवश्यक है उसको जानने के लिए वहां लोगों के समूह एकत्रित होते हैं, शिक्षकों के समूह एकत्रित होते हैं और ये समस्याओं को जान करके अपने वरीय अधिकारी तक उसको पहुंचाते हैं। ICDS समन्वित बाल विकास कार्यक्रम या समेकित बाल विकास कार्यक्रम सन 1947 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी। सन 1947 में लागू की गई इस नीति में देश के 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। इस समय इस योजना में 4 करोड़ बच्चों का नामांकन हो चुका है। वर्तमान में केंद्र सरकार इस योजना का 90% खर्च वहन करती है, बाकी का राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने आप करते हैं। किताब में जो डाटा दिया हुआ है, सन 2015-16 के बजट में इस योजना के लिए 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। ICDS का विस्तृत रूप समन्वित बाल विकास योजना है। समेकित बाल विकास योजना ICDS केंद्र प्रायोजित योजना है जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निष्पादित की जा रही है। इस योजना में केंद्र सरकार कार्यक्रमों की योजना और परिचालन लागत के लिए जिम्मेदार है,
जबकि राज्य सरकारें कार्यक्रम के क्रियान्वयन और स्वयं के संसाधनों के अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं। केंद्र सरकार का काम और राज्य सरकार का काम पता चला। समेकित बाल विकास योजना प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल और अनौपचारिक शिक्षा के साथ पूरक पोषक की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार है। आंगनबाड़ी ऐसी ही एक योजना है, याद रखिए। यह विश्व में बच्चों के संदर्भ में सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। इसके अंतर्गत बच्चों को बुनियादी सुविधाएं 6 साल की उम्र तक और गर्भवती माताओं और बच्चों के पालन पोषण में जुटी माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जरूरी पुष्टाहार, विटामिन की गोलियों और अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी देती है। तो यह जो है आपको गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने के लिए, छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए एक योजना है। आंगनबाड़ी समेकित बाल विकास योजना का मूल मंच आंगनबाड़ी केंद्र है। इसी के माध्यम से इसे संपादित किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य विकास परियोजना पदाधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायकों के साथ विधिक पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह एक ऐसा केंद्र है जहां बच्चों को बुनियादी सुविधाएं 6 साल की उम्र तक और गर्भवती माताओं और बच्चों के पालन पोषण में जुड़ी माताओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जरूरी पुष्टाहार, विटामिन की गोलियां और अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है। आंगनबाड़ी गांव या झुग्गी बस्ती में स्थित किसी भी घर में ICDS के अंतर्गत बच्चों और महिलाओं को समेकित बाल विकास पहुंचाने का एक मुख्य केंद्र है। ठीक, यह एक ऐसा स्थान है जहां महिलाओं, माताओं के समूहों, अन्य ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आंगनबाड़ी का संचालन कार्यकर्त्री या सेविका द्वारा किया जाता है और उसकी मदद के लिए सहायिका रखी जाती है। ICDS की सेवाओं को जनता के मध्य ले जाने में सहयोग करने के लिए आशा सहयोगिनी या बहन जी की नियुक्ति की जाती है। आशा बहन जी का चयन 2004-05 से सरकार द्वारा किया जाता है। इसके लिए एग्जाम होता है। सहयोगिनियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। आशा बहन जी का परीक्षा होगा और सहयोगिनी ग्राम सभा द्वारा चुनी जाएगी। एक आंगनबाड़ी केंद्र 400 से 800 की जनसंख्या पर खोला जाता है। आंगनबाड़ी की कार्यावधि 4 घंटे प्रतिदिन तथा अवकाश कुल 13 दिनों का होता है। ध्यान दीजिएगा। अब अंत में हम देख लेते हैं मध्याह्न भोजन। विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत पूछा जाने वाला ये टॉपिक जो कि शॉर्ट नोट्स में दिया जाता है। अधिक छात्रों के नामांकन और अधिक छात्रों की नियमित उपस्थिति के संबंध में स्कूल भागीदारी पर मध्याह्न भोजन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मध्याह्न भोजन जो है यह भी आपको एक योजना है जो 1995 में 15 अगस्त को शुरू की गई तमिलनाडु से। देखिए, अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते थे। पहले क्या स्थिति था कि जो बच्चे विद्यालय आने से पहले भोजन करते हैं उन्हें भी दोपहर तक भूख लग जाती है और वह अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं। मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वास्थ्य विकास के रूप में भी कार्य कर सकता है। यह समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता कर सकता है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं। विशेष रूप से मध्याह्न भोजन स्कूल में बच्चों के मध्य जाति व वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायता कर सकता है। स्कूल की भागीदारी में लैंगिक अंतराल को भी यह कम कर सकता है, क्योंकि यह बालिकाओं को विद्यालय जाने वाले अवरोधों की समाप्त करने में भी सहायता करता है। खाना बनाने का दिक्कत नहीं है, वो अपने विद्यालय में जाएगी, खा लेगी। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना छात्रों के ज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में मदद करती है। सुनियोजित मध्याह्न भोजन योजना को बच्चों में अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यह स्कीम महिलाओं को रोजगार के रूप में उपयोगी स्रोत की भी प्रदान कर सकती है। मध्याह्न भोजन स्कीम देश में 2408 ब्लॉकों में
केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से शुरू की गई थी। वर्ष 1997-98 में यह कार्यक्रम देश के लगभग सभी ब्लॉकों में प्रारंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 तक इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया और अक्टूबर 2007 से इसका देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉकों में कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चों तक भी कर दिया गया। वर्ष 2008-09 से यह कार्यक्रम देश के सभी उच्च प्राथमिक स्तर तक पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए कर दिया गया। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों को भी प्रारंभिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2010 से शामिल किया गया है। इसके क्या कार्य व उद्देश्य हैं? इस योजना का लक्ष्य भारत में अधिकांश बच्चों की 2 मुख्य समस्याओं अर्थात भूख और शिक्षा का इस प्रकार समाधान करना है कि पहला, सरकारी स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल यानी गवर्नमेंट EGS व AIEE केंद्रों में तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों और मकतबों में कक्षा 1 से 8 के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। दूसरा है, लाभान्वित वर्गों के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना। और तीसरा है, ग्रीष्मावकाश के दौरान अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना। तो कुल मिलाकर के आज हमने देखा फाउंडेशन 3 विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस एक वीडियो में। कुछ प्रश्न और भी हैं, लेकिन मैंने केवल जैसा कि बालिका शिक्षा के बारे में एक क्वेश्चन जो बनता है कि बालिका शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु राज्यों द्वारा किए गए उपाय। तो इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों तरीके से बन सकता है। मैंने इस सवाल को एक छोटे से आंसर में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके आगे भी और कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, बालिका शिक्षा में कहा गया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं के शैक्षिक उन्नति हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए गए हैं। देखिए, मैं जानता हूं कि आप सब बोलेंगे कि पहले बालिका शिक्षा को समझाइए। तो बालिका शिक्षा के बारे में आपको अच्छे से विस्तृत जानकारी मैं देना चाहता हूं कि बालिका शिक्षा क्या है। बालिका शिक्षा के अंतर्गत हम बात करते हैं महिलाओं की शिक्षा की, स्त्रियों की शिक्षा की और छोटी बच्चियों की शिक्षा की। आदिवासी, दलित, SC, ST, सामान्य वर्ग, हर वर्ग में महिलाओं, स्त्रियों की दशा को सुधारने के लिए, समाज को सुधारने के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे ही बालिका शिक्षा कहते हैं। बालिका शिक्षा की महत्ता को बताते हुए हमारे पूर्व व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कहा था कि यदि एक लड़का पढ़ता है, लड़का शिक्षित होता है, तो एक मनुष्य या एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु यदि एक बालिका शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ही राज्यों द्वारा जो किए गए विकास हैं उनको मैं पहले बता रहा हूं। इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे दिखेंगे। देखिए, पहले हम समझते हैं बालिकाओं एवं महिलाओं के शैक्षिक उन्नति हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किए गए जो महिला एवं बालिका शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए हैं। बालिका शिक्षा को सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण की ओर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकारों द्वारा कई कार्यक्रम किए गए हैं। उनमें कुछ विवरण हम आपको देते हैं। पहला है अनौपचारिक शिक्षा। आपको पता होना चाहिए इग्नू सहित कई सारे खुले विश्वविद्यालय और विद्यालय जो है, जैसे कि NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, और इसके अलावे आपको इग्नू हो गया, नालंदा खुला विश्वविद्यालय हो गया, पत्राचार या दूरस्थ माध्यम से जो शिक्षा का साधन प्राप्त करवाया जाता है 1980 के बाद के दशक से। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि वैसे बच्चियां
बालिकाएं, स्त्रियां, महिलाएं जो अपनी शिक्षा किसी कारणवश कम वर्ष में उनकी अगर शादी हो गई हो, उनके पास आगे पढ़ने का मौका न प्रदान हो पाया हो और बाद में जाकर वे पढ़ना चाहती हो, तो उनकी शिक्षा को पूर्ण करने हेतु इन माध्यमों को अपनाया गया। अनौपचारिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए वर्ष 1979-80 से मार्च 31-2001 तक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया। इसका मतलब ये नहीं कर कि 2001 के बाद ये नहीं चल रहा है, लेकिन इस दौरान उसका कार्यक्रम जोर शोरों पर था। शिक्षा के दायरे से छूट रहे कामकाजी बच्चों एवं एक बड़ी संख्या में बालिकाओं को चिन्हित किया करते हुए अनौपचारिक शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु छूट प्रदान की गई है। तो ये आपने समझा अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। दूसरा है महिला समाख्या कार्यक्रम। तो देखिए समझते हैं महिला समाख्या कार्यक्रम को। महिला समाख्या कार्यक्रम में विभिन्न कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से महिलाओं के दृष्टिकोण में बदलाव किए गए हैं, लोगों के पुरुषों के दृष्टिकोण में बदलाव किए गए हैं, ताकि जो है ना महिलाओं में शिक्षा को जगाया जा सके, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस कार्यक्रम में खास कर लड़कियों की शिक्षा की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित हुआ है, जिससे कि लड़कियों को भी बराबर का दर्जा मिल सके और अवसर मिल सके। यह योजना असम, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में चल रही है। अब तीसरा है आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। पता होना चाहिए कि वर्ष 1987-88 में प्रारंभिक विद्यालयों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना प्रारंभ की गई। कब की गई? 1987-88 में। इसका मूल उद्देश्य था क्या कि बुनियादी सुविधाएं जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पुस्तकें, बेंच, टेबल, पुस्तकालय, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। अब वर्तमान में इसे सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित कर लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत महिला शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया गया है और इसी के बदौलत आप देखेंगे कि 1ली से 5वीं कक्षा तक की शिक्षिकाएं, प्राइवेट में तो जाइएगा यदि आप, तो कहीं विद्यालय में तो 100% और किसी विद्यालय में 80 to 90% सीट जो है आपको महिलाओं द्वारा ही सुनिश्चित रहते हैं। सरकार ने भी कहा है कि इन विद्यालयों में 50% सीट जो है वो महिलाओं के लिए ही सुनिश्चित कर दिया जाए। अब इसके आगे हम देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत महिला शिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया गया। इसके लिए वर्ष 1993-94 में योजना को पुनः संशोधित कर यह प्रावधान किया गया कि कम से कम 50% शिक्षक महिलाएं ही होनी चाहिए, यानी कि शिक्षिकाएं होनी चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं चौथा नंबर, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। कार्यक्रम योजना के समस्त पहलू लैंगिक और समानता पर मुख्य रूप से केंद्रित है। यानी कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? लैंगिक समानता, यानी कि किसी भी तरह से हमें महिलाओं और पुरुषों यानी कि लड़के लड़कियों में भेदभाव को समाप्त करना। इसके लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, इन बातों पर जोर दिया जाता है। उसके साथ ही साथ योजना का नियोजन एवं प्रबंधन। देखिए इसके अंतर्गत लैंगिक असमानता को दूर करने हेतु समेकित प्रयास किए गए हैं, जैसे योजना का नियोजन एवं प्रबंधन, बाल शिक्षण, विद्या में सुधार, बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास एवं सामुदायिक जागरूकता एवं भागीदारी हेतु कार्य योजना का निर्माण एवं प्रबंधन। मतलब कहा जाए तो आपको बाल शिक्षण, शिक्षा विद्या में सुधार यानी कि जो शिक्षण पद्धति है उसमें सुधार किया जाए, बालिका शिक्षा हेतु प्रयास किए जाए, बालिकाओं को विद्यालय वापस बुलवाने पर ध्यान दिया जाए, जोर दिया जाए, जो बच्चियां विद्यालय छोड़ चुकी हैं उन्हें वापस लाया जाए, इन सभी चीजों पर जोर दिलवाया जाता है। और 5वां है सर्व शिक्षा अभियान। इससे तो आप भली भांति परिचित हैं। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा एक निश्चित समयावधि के तरीके से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए किया गया। देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है ना, इस पर एक अलग से टॉपिक वीडियो बनाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनता है। सर्व शिक्षा अभियान को यदि आप पढ़ेंगे तो इतना तो मान के रखिए 5 नंबर का एक
टिप्पणी का क्वेश्चन या फिर आपको कहें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन, इन दोनों में इसका पूछा जाना एकदम तय है। अगर पूछेगा कि ये किस टॉपिक, किस चैप्टर या किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है सर, तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जो टॉपिक या क्वेश्चन दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको झारखंड डीएलएड के या किसी भी राज्य के डीएलएड के फाउंडेशन 3 यानी कि विद्यालय संगठन निर्देशन एवं परामर्श, और केवल उसमें ही नहीं, आपको यह क्वेश्चन फाउंडेशन 1 से भी रिलेटेड रखता है। और साथ ही साथ यदि आप बात करते हैं ना, तो इस क्वेश्चन का संबंध आपके टेट में भी आता है। जो योजनाएं बता रहे हैं, इन योजनाओं का नाम याद रखिए, उनसे संबंधित वर्ष व कहां से शुरू किए गए हैं, इन क्वेश्चंस को याद रखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस अभियान का लक्ष्य देश के प्राइमरी स्कूलों, प्रारंभिक शिक्षा के ढांचे को मजबूत बनाना है। इस योजना के अनेक उद्देश्य हैं, जैसे बालक बालिका का अंतर समाप्त करना, देश के हर गांव में प्राथमिक स्कूल खोलना और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्कूल ड्रेस देना, शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन करना, पेयजल और प्रसाधन की व्यवस्था करना। सर्व शिक्षा अभियान एक विशिष्ट विकेंद्रित योजना है, इसलिए इसको ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि यह एक ऐसी योजना थी जो पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर आपको पूरे देश में शिक्षा को फैलाने के लिए और प्राथमिक शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के लिए की गई। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान अपना पूरा उद्देश्य, संपूर्ण उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकी। इस योजना के लिए स्कूल चले हम नामक कविता बनाई गई थी, जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। आपने देखा होगा कि एक पेंसिल का टीवी पर चित्र आता था, प्रचार आता था, जिसमें आगे की ओर एक लड़का बैठा रहेगा स्कूल ड्रेस पहनकर और पीछे एक लड़की बैठी रहेगी, और स्कूल चले हम एक गीत गाया जाता था, खूब पढ़े खूब बढ़े का नारा दिया जाता था। तो वही आगे हम पढ़ते हैं। अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क योजना, शिक्षा योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की लड़कियों के लिए बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से राज्य में हो रही कन्या भ्रूण हत्या को भी रोकना है। इस योजना के अंतर्गत हाई स्कूल में सर्वोच्च अंक पाने वाले छात्र छात्रा को 2000 रुपए की छात्रवृत्ति तथा सभी लड़कियों को ग्रेजुएट स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। तो ये हमने देखा अहिल्याबाई कन्या निःशुल्क शिक्षा योजना। इसी तरह एक और शिक्षा योजना चलती है, आप जानते होंगे कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ये मात्र बालिकाओं के लिए चलाई जाती है, वह भी योजना होती है। शायद उसके लिए यहाँ वर्णन किया गया है कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ, अगर छूट गया होगा तो माफ करिएगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो आपको डाल दूंगा। लाडली लक्ष्मी योजना, ये योजना 1 जून 2015 को मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। यह योजना उन पर लागू होती है जो बालिकाएं 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी हो। ध्यान दीजिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना किन बच्चियों के लिए है, तो जो बच्चियां 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी हो, तो उनके लिए यह योजना लागू की जाती है। और इनमें कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 2000, 9वीं में प्रवेश के लिए 4000 और 11वीं व 12वीं के दौरान 200 रुपए का हर माह भुगतान किया जाता है। तो ये हमने देखा लाडली लक्ष्मी योजना। इसका मुख्य उद्देश्य आपको कन्या भ्रूण हत्या को भी रोकना है। इस योजना के देखिए, नहीं, यहाँ आ गया लाडली लक्ष्मी योजना। अब है धन लक्ष्मी योजना। धन लक्ष्मी योजना के अंतर्गत कहा जाता है कि 7 राज्यों में वर्ष 2008-9 से धन लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। देखिए, आपको पता होना चाहिए लाडली लक्ष्मी योजना तो अपने यहाँ भी चल रही है, सुकन्या समृद्धि योजना भी चल रही है। 7 राज्यों में वर्ष 2008-9 से धन लक्ष्मी योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। यह योजना बालिका के परिवार की कुछ शर्तों को पूरा करने, जैसे जन्म पंजीकरण, प्रतिरक्षा, स्कूल में दाखिला तथा कक्षा 8 तक कक्षा में उपस्थिति आदि के आधार पर नगद राशि का हस्तांतरण करता है। तो क्या है, इस योजना का नाम है धन लक्ष्मी योजना। यह एक साथ 7 राज्यों में शुरू हुई थी वर्ष 2008-9 से। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि परिवार को कुछ शर्त दी जाती है कि ये सब आपके पास है टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद अगर नहीं है तो फिर आपको जन्म पंजीकरण, प्रतिरक्षा, स्कूल में दाखिला तथा कक्षा 8 तक कक्षा में उपस्थिति दिया जाता है। अगर ये आप करवाते हैं अपनी बच्चियों को तो आपको धनराशि प्रदान की जाती है। अगला है किशोरी शक्ति योजना। तो देखिए, यह परियोजना
किशोरियों अर्थात 11 से 18 के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें ICDS के इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए किशोरियों के लिए स्व-विकास, पोषण तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, अंकीय योग्यता, व्यावसायिक योग्यता आदि पर ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या है किशोरी शक्ति योजना? किशोरी शक्ति योजना मूल रूप से 11 से 18 वर्षीय बच्चियों के लिए है। इसमें माने युवतियों के लिए है, इनमें किशोरियों के लिए है। इनमें ICDS के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जरिए किशोरियों के स्व विकास यानी कि उनका शारीरिक विकास, उनका पोषण, उनका स्वास्थ्य, उनका शिक्षा, उनका नंबर, उनका व्यवसायिक योग्यता यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जोर दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आपको पता होना चाहिए कि यह योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 में उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए शुरू की गई थी। कस्तूरबा गांधी किनका नाम? कस्तूरबा गांधी नाम महात्मा गांधी की पत्नी का, ठीक है ना। तो कहा जाता है इन की स्थापना के लिए शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में वंचित तबकों की लड़कियों, विशेषकर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए आरंभ की गई। इस योजना में सभी बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ ठहरने और भोजन की व्यवस्था प्रदान की जाती है। तो आपने देखा कि राज्यों व केंद्र सरकार के द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो के अंतर में बालिका शिक्षा से संबंधित सारे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करवाऊंगा, इसीलिए ध्यान से बने रहिए और देखिए। परीक्षा बहुत नजदीक है, इसीलिए कृपया आप सबसे अनुरोध है कि अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। वंचित समुदाय की लड़कियों को शिक्षा संस्थानों में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? विवेचना कीजिए। देखिए, ये एक बार किसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है 2018 में। दूसरा है कि अथवा आदिवासी या वंचित समुदाय की शिक्षा संबंधी समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इन समस्याओं को दूर करने के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। यानी कि हम यहाँ बात करने वाले हैं महिला, बालिका व स्त्री शिक्षा व वंचित समुदाय की बच्चियों की शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान संविधान में दिए गए हैं। तो पहले हम समझते हैं कि वंचित या दलित बालिकाओं की शिक्षा संस्थान संबंधी समस्या, उनकी समस्याएं क्या क्या है। बहुत से दलित बालिकाओं की शिक्षा पूरी नहीं होती है, सही बात है। उनके सामने बहुत सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो अपनी शिक्षा पूरी नहीं करती। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, पहले हम वो जान लेते हैं। वंचित या दलित बालिकाओं की शिक्षा संबंधी समस्याएं निम्न हैं। पहला, दलित बालिकाओं को बीच में ही विद्यालय छोड़कर घरेलू कार्यों में लगना पड़ता है। सही बात है कि हम देखते हैं बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जिनमें आगे बच्चियों को शिक्षा देने के लिए जोर नहीं दिया जाता है, उन्हें रोक दिया जाता है। कारण कहते हैं लोग कि विद्यालय का माहौल कैसा रहेगा, दूर है, घर के नज़दीक विद्यालय नहीं रहेगा तो नहीं भेज पाएंगे, पैसे की कमी, आर्थिक कमी, और समाज में एक जो डर है महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति, बालिकाओं के प्रति, ये भी बन सकता है कारण। तो दूसरा हम देख रहे हैं आपके कि वंचित या दलित बालिकाओं की शिक्षा संबंधी समस्याएं बीच में ही छोड़ना पड़ता है, घरेलू कार्य में लगना पड़ता है। दूसरा, शौचालय व कमरों की कमी। हम सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनके शौचालय की हालत किस स्तर के है, बद से बदतर। आप यहाँ रांची राजधानी में ही, केवल रांची की बात नहीं करते हैं, किसी भी राज्य में अगर आप पर भी किसी भी शहर में जाते हैं तो सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं तो वहाँ के जो शौचालय वो तो बिल्कुल ही बदतर हालत में है। आप आए दिन देखते हो कि लड़कियों को कितने सारे सामना करने पड़ते हैं इन सब बातों की। तो शौचालय व कमरों की कमी, बहुत से विद्यालयों में उचित शौचालय व कमरों की व्यवस्था नहीं होने के कारण भी बालिकाएं विद्यालय जाना कम कर देती हैं, समझने लायक है। और उनका शिक्षा के प्रति उत्साह भी कम हो जाता है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं कि युक्त शिक्षक की कमी।
देखिए युक्त या योग्य कहिए, मतलब कि जितने शिक्षक शिक्षिकाएं वहां होनी चाहिए उतने हैं नहीं। और खासकर ये बात माना जाता है कि लड़कियों के लिए लेडी टीचर यानी कि महिला शिक्षिका बहुत आवश्यक है। और अगर महिला शिक्षिका नहीं रहेगी तो वो किससे कहेंगे अपनी बात। विद्यालयों में युक्त शिक्षक न होने की वजह से दलित बालिकाओं में शिक्षा के प्रति उत्साह कम हो जाता है, जिस वजह से कुछ तो विद्यालय जाना छोड़ देती हैं तथा जो विद्यालय जाती भी हैं उनके लिए विद्यालय जाना सजा से कम नहीं लगता। चौथा है ये था तीसरा, हाँ चौथा है सामाजिक बुराइयां। कई जगहों पे अभी भी छुआछूत जैसी बुराइयां व्याप्त हैं। आप देखते होंगे हमारे समाज की एक सबसे गंदी व्यवस्था है जाति व्यवस्था, जिसकी वजह दलित परिवार अपने बालिकाओं को स्कूल नहीं भेजते। इसलिए जरूरी है कि इन सामाजिक बुराइयों को दूर किया जाए, जिससे सभी परिवार बिना किसी सोच के अपने बालिकाओं को विद्यालय भेज सके। 5वां नंबर है यातायात की सुविधा न होने तथा स्कूल का दूर होना। हम जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी सड़क मार्ग पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से दुर्गम मार्ग होने के कारण बालिकाएं विद्यालय सही समय पर या सही तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं। तो बहुत से दलित परिवार अपनी बालिकाओं को इसलिए भी नहीं भेजते क्योंकि स्कूल दूर होता है तथा उनको जाने के लिए यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आगे है आर्थिक समस्याएं। दलित परिवार अपने आर्थिक समस्याओं के कारण भी अपनी बालिकाओं को पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं। ये आर्थिक समस्याएं भी बालिका शिक्षा की राह में बाधा है, लेकिन सरकार की तरफ से अब बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम 7वां नंबर शिक्षकों का दोहरा व्यवहार। देखिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। अभी भी बहुत से विद्यालयों में दलित बालिकाओं के साथ दोहरा व्यवहार होता है। गौर करके देखते हैं कि झाड़ू देने के लिए, पानी भरने के लिए बच्चों को जो प्रेरित किया जाता है उन्हीं की बात करी जा रही है कि उनके साथ शिक्षक अच्छा व्यवहार भी नहीं करता और उनसे स्कूल की सफाई जैसे काम आदि भी करवाए जाते हैं, जिससे दलित परिवार की बालिकाओं का शिक्षा के प्रति मनोबल गिर जाता है, जो कि उनकी शिक्षा की एक समस्या बन के सामने आती है। 8वां नंबर है दलित बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दलित बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे दलित परिवारों के पास पूंजी के अभाव के चलते दलित बालिकाएं बाल श्रम करने के लिए मजबूर हैं और ये बाल श्रम उन्हें शिक्षा से वंचित रखने का एक बड़ा कारण है। अतः ये भी एक बड़ी समस्या है। अब हम आगे देखते हैं स्कूल में संसाधनों की कमी। बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां के विद्यालय में उपयुक्त संसाधनों की कमी है। शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं होते, जिसकी वजह से दलित परिवार की बालिकाओं का शिक्षा के प्रति रुझान नहीं बढ़ता और कुछ विद्यालय जाना छोड़ भी देती हैं। अतः ये भी एक बड़ी समस्या है। तो हमने देखा कि बालिकाओं के शिक्षा संबंधी समस्या को, अब हम समस्या दूर करने के संवैधानिक उपाय, प्रावधान, मतलब कि जो सरकार द्वारा प्रावधान बनाए गए हैं संविधान में। संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य विशेष सावधानी के साथ समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के उन्नयन को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के सामाजिक शोषण से उनकी रक्षा करेगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि सरकार जो है वह SC, ST, OBC, दलित, दबे कुचले पिछड़े व वंचित वर्गों के शिक्षा के लिए ये करेगा, क्या बोलते हैं, रास्ता बनाएगा, उनके लिए प्रावधान करेगा, उनकी शिक्षा का जुगाड़ करेगा, उनको शोषण से मुक्त कराएगा। अब अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, 335, 338 से 342 तथा संविधान के पांचवी
और छठी अनुसूची अनुच्छेद 46 में दिए गए लक्ष्य हेतु विशेष प्रावधान के संबंध में कार्य करते हैं। तो अनुच्छेद 46 में जो बात कही गई ना कि उनकी सुरक्षा के लिए काम करिए, तो इन सब का प्रावधान हमको कहाँ दिखता है? अनुच्छेद 330, 32, 35, 38 से 42 तक तथा संविधान के 5वीं और 6वीं अनुसूची में। अभी झारखंड में पंचायत चुनाव हुए, इनमें पेशा नियम, जो पेशा नियम जो है ना, ये भी 5वीं 6ठी अनुसूची आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है। इस बात को अच्छे से जानना जरूरी है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या क्या बात कहा गया है। 5वीं और 6ठी अनुसूची में ये जनजातीय इलाकों में सरकार द्वारा जो शासन स्थापित की जाएगी, इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ हम वही कह रहे हैं कि इसके लाभार्थी द्वारा इन प्रावधानों का पूर्ण उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। तो अब आपको प्रावधान पता होंगे तभी तो आप इन प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं। तो पहले इन प्रावधानों को हम जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने खासकर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के शैक्षणिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्य योजना PDA 1992, यानी कि उसमें जो संशोधन किया गया कि अनुपालन में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा, साक्षरता एवं माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की वर्तमान योजनाओं में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये जो बात करें हम कि अनुच्छेद 46 के लिए जो 30, 32, 35, 38 से 42 तक और संविधान का 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं, तो इसका पूर्ति के लिए क्या किया गया है? सरकार ने जो है ना शैक्षणिक दिशा निर्देश को जारी करते हुए सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण अभी तक चल आ रही वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। 2020 में के कस्तूरी रंगन के द्वारा जो आई समिति के तहत 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, वह शिक्षा नीति तीसरी और नई शिक्षा नीति कहलाती है। आप अगर इस परीक्षा को पास कर जाते हैं, आगे टीचर बन जाते हैं, तो आपको नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को पढ़ाना है, या फिर जो आने वाली बैच है DLED BEd की, वो नई शिक्षा नीति 2020 को पढ़ेगी। 1986 की शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। संशोधित करने के बाद जो है ना जनजातियों के लिए प्राथमिक शिक्षा के कई सारे प्रावधान किए गए हैं, माध्यमिक शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं, और वो प्रावधान कुछ इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहला कि 2006 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वर्नर मनोज ने सुझाव दिया कि दलित, ये एक नाम है, मनोज जी का नाम आ रहा है, कि 2006 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में इन्होंने बदलाव के लिए सुझाव दिया था कि दलित बालिकाओं के स्कूल में नामांकन एवं स्थिर रहवास के लिए सभी बाधाओं को हटाने का संकल्प होना चाहिए। ये एक बात डाला गया। दूसरा, ISDN ने भी सरकार को सुझाव दिया कि UN ड्राफ्ट के नियमानुसार दलित समूहों की बालिकाओं की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ढांचा तैयार किया जाना चाहिए। ये दूसरा। तीसरा है UN फोरम ऑफ माइनॉरिटीज इश्यूज की बैठक 2008 में बांग्लादेश में हुई थी, जिसमें दलित एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं की शिक्षा से पलायन एवं उनके शोषण के कारणों पर विस्तृत चर्चा पर संकल्प पारित किया गया। तो ये हमने देखा कि जो 3 महत्वपूर्ण इंटरनेशनल वर्क किए गए थे दलित व आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा को प्रावधान बनाने की, आगे बढ़ाने के लिए। हम देखते हैं इसी टॉपिक से, इस टॉपिक को मैंने लिंग विद्यालय एवं समाज टॉपिक के अंतर्गत रखा है। दरअसल यह पेपर तो BEd के लिए हो जाता है, एक स्पेशल पेपर, लेकिन हमारे DLED में भी आपको ये टॉपिक बालिका शिक्षा के तहत आता है। तो दलित एवं वंचित समुदाय की लड़कियों की शिक्षा की स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि वर्तमान समय में समाज में उनकी शिक्षा की क्या स्थिति है। हमने देख लिया कि उनकी शिक्षा के समाधान के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए, सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। दूसरा, हमने देखा कि क्या क्या समस्याएं हैं उनके लिए और उनके लिए संविधान में क्या प्रावधान है। अब हम देखने जा रहे हैं कि वर्तमान समय में उनकी शिक्षा की क्या स्थिति है। दलित या वंचित समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति। हमारा देश स्वतंत्रता पूर्व भी वंचित समुदाय की स्थिति
हमारे देश में अच्छी नहीं थी और खास तौर से उनकी शैक्षिक स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से बदलाव धीरे धीरे होते आ रहे हैं और अब सभी के लिए एक जैसी शिक्षा के सिद्धांत का भी प्रतिपादन हो रहा है और सभी वर्गों की बालिकाओं की शिक्षा एक जैसी हो तथा उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, इस पर भी काम जोरों शोरों से सरकार करने का दावा भी करती रही है। देखते हैं, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी शिक्षा के मामले में वंचित समुदाय की बालिकाओं की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आया है। बिल्कुल सही है, सरकार दावा तो करती है पर उसका दावा खोखला साबित हो जाता है। अगर दावा मजबूत साबित होता तो समाज में स्थिति बहुत ही अच्छी रहती। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाएं शिक्षा के मामले में अपने वर्ग के बालकों एवं सामान्य वर्ग की बालिकाओं से बहुत पीछे है। अगर अभी भी देखें तो SC ST समाज में बालक अधिक पढ़े लिखे हैं। इसके पीछे समाज की भी एक भावना काम करती है। अगर घर में लड़के लड़कियां रहें तो लड़कों को पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ITI या फिर पढ़ने के लिए बाहर ही भेज सकते हैं। लड़कियां रहेंगी तो आर्ट्स सब्जेक्ट लेंगी, नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ेंगी, घर के सामने पढ़ेंगी, घर के पास पढ़ेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। ऐसी भावना बनी हुई है। इस चीज को समझने के लिए इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि बालिकाओं का कितना अनुपात पढ़ाई पूरी किए बिना स्कूल छोड़कर घर बैठ जाता है और इससे यह पाया गया कि शिक्षा के सभी सत्रों पर दलित बालिकाओं की ड्रॉप आउट दर सामान्य जनसंख्या के अनुपात से बहुत ज्यादा है। हम क्या देख रहे हैं कि बालिकाएं जो हैं वो ड्रॉप आउट कर जाती है, माने कि विद्यालय को बीच में ही छोड़ देती हैं। हम देखते हैं इस ड्रॉप आउट दर का हम एक चार्ट से समझ सकते हैं। देखिए, दलित बालिकाओं की ड्रॉप आउट दर है। सामान्य SC ST कक्षा 1 से 5 जो है, अगर सामान्य वर्ग कहा जाए तो 28.57% ड्रॉप आउट कर जाता है 5वीं कक्षा के बाद। SC में 33.20%, ST में 42%। देखिए, ST में कुछ ज्यादा बालिकाएं छोड़ देती हैं पढ़ाई को। कक्षा 1 से 8 के विद्यालयों में दिया गया कि 52.92%, ये आपको सामान्य वर्ग का बताया जा रहा है। SC में 57.30% और ST में 67.10% और कक्षा 1 से 10 में 64.82% और 71.30% SC में और 77.80%। सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा, ये जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं ये आंकड़े पिछली जनगणना के आधार के आंकड़े हैं। तो अभी जो है आपको नई जनगणना होने वाली है तो उसमें इस आंकड़े में कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब जो है ड्रॉप आउट दर कुछ कम हुआ है। अब सरकार की नीतियों और इतने सारे संवैधानिक प्रावधान और इतने उपायों के बाद और सामाजिक विचारधारा के बदलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कुछ तो बदलाव आया है समाज में, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर 13.8% है। समझ सकते हैं, 100% बच्चों में आपको 13.8% ही बालिकाएं होती हैं, जबकि वंचित समुदाय की बालिकाओं की दर 1.8%। ये भी आप देख सकते हैं। आप जब जाएंगे माने कि बड़े बड़े संस्थानों में तो वहां देखने को मिला है। ये अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की दर 1.6% मार है। 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 35.1 लाख आदिवासी बच्चों में 54% अभी भी स्कूलों से बाहर हैं। देखिए, आदिवासी एवं वंचित समुदाय में बालिका शिक्षा की स्थिति काफी बुरी है। आदिवासी समुदाय की कुल 41.4% लड़कियां ही शिक्षित है। सहरिया और बैगा समुदाय में भी ये स्थिति और भी बुरी है। मात्र 15.9% सहरिया लड़कियों का प्रतिशत ज्यादा है। प्राथमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाली बालिकाओं में से 24.82% कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती, उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 50.76% बालिकाओं को बीच में ही विद्यालय छोड़कर घरेलू कार्यों में संलग्न होना पड़ता है। अतः इन सब बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि वंचित तथा दलित बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। इसको सही करने के लिए सरकार को भी बहुत काम करने पड़ेंगे, पर इतना सही है कि सरकार के साथ साथ समाज को भी बदलना होगा। हमें भी अपनी सोच और विचारधारा और मानसिकता में बदलाव लाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमें सहयोग करने की भी आवश्यकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बालिका शिक्षा
यह टॉपिक, इसकी समस्याएं, इसके समाधान के लिए किए जा रहे उपाय, संवैधानिक प्रावधान और वर्तमान समय में बालिका शिक्षा की समाज में स्थिति। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइंड करके देखिए, पॉज करके देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। आप सब अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।